हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है, तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़क 2 भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियेरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़क 2 में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छूटता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है, वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कॉलेज डीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़क 2 से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता, या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है, जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन, जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान, जरूरी होते हुए भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़क 2 की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़क 2 एक अच्छी कोशिश है। इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरियेरुम पेरुमल देखी है, तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी, परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़क 2। जो पहली धड़क थी, वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़क 2 की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है।
धड़क तो एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़क 2 का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथ कर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं, उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़क तो दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़क 2 को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको ये चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक जरूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए।
साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहां उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहां पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियां उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है, और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़क 2 भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डिमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़क 2 में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छोड़ता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है, वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कालिस्टीन
सीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़कतू से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान जरूरी होते भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़कतू की कोशिश सही लगती है लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़कतू एक अच्छी कोशिश है, इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वाराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़कतू। जो पहली धड़क थी वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़कतू की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। धड़कतू एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़कतू का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथ कर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़कतू दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़कतू को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है।
और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है, क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है, जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं, वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको ये चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं, और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा, क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है, जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक जरूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियाँ उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है।
फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमजोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़कतू भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियोरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़कतू में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छोड़ता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है, वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कालिस्टीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़कतू से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता, या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है, जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन, जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान, जरूरी होते हुए भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़कतू की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़कतू एक अच्छी कोशिश है, इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है
तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़क 2। जो पहली धड़क थी वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़क 2 की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। धड़क तो एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़क 2 का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथकर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं, उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़क 2 दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़क 2 को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको यह चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी।
उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साद बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक जरूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियाँ उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़क 2 भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है,
जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डिमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने। लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़कतू में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छूटता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है, वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कॉलेस्टीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़कतू से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता, या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है, जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन, जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान, जरूरी होते हुए भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़कतू की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़कतू एक अच्छी कोशिश है, इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है, तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वाराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी, परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़कतू। जो पहली धड़क थी, वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़कतू की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। धड़कतू एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़कतू का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथकर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा
सिनेमा बनाना चाहते हैं, उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़कतू दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़कतू को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं, वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको यह चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक ज़रूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियरुम पेरुमल की रीमेक है।
फिल्म धड़कतू की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहां उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहां पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियां उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जात आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़कतू भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियोरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डिमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़कतू में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छोड़ता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है, वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कालिस्टीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़कतू से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता, या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है
जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान जरूरी होते हुए भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़क 2 की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़क 2 एक अच्छी कोशिश है, इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वाराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी, परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़क 2। जो पहली धड़क थी वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़क 2 की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। धड़क तो एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़क 2 का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथ कर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं, उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़क 2 दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़क 2 को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ
साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है, जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं, वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको यह चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं, और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा, क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है, जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक जरूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियाँ उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई।
वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है, और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़क 2 भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियोरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डिमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़क 2 में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छोड़ता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है, वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कालिस्टीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़क 2 से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता, या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है, जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन, जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान, जरूरी होते हुए भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़क 2 की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़क 2 एक अच्छी कोशिश है। इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वाराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी, परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़क 2। जो पहली धड़क थी वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी।
खैर, धड़कतों की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो बी.आर. अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। धड़क तो एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़क तो का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथकर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं, उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़कतू दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़कतू को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको यह चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है।
टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है, जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए। मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क 2 एक जरूरी मसले पर बनी बेहद जरूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियेरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियाँ उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है, और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़क 2 भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियेरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डिमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़क 2 में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं।
तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छूटता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कॉलेज डीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़कतू से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान जरूरी होते हुए भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़कतू की कोशिश सही लगती है लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़कतू एक अच्छी कोशिश है, इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वाराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़कतू। जो पहली धड़क थी वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़कतू की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। धड़कतू एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़कतू का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथकर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़कतू दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़कतू को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें,
मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं, वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको ये चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक जरूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है जहाँ उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है।
वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियाँ उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़कतू भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियोरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़कतू में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छोड़ता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कॉलेज डीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़कतू से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता, या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है, जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन, जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान, जरूरी होते भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है।
तनुष टिक्कू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़क 2 की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़क 2 एक अच्छी कोशिश है, इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है, तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वाराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी, परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़क 2। जो पहली धड़क थी वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़क 2 की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। धड़क तो एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले ही कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़क 2 का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथ कर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं, उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़क 2 दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़क 2 को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वैसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं, वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको ये चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं, और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा, क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है, जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक जरूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियाँ उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमज़ोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें।
हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है, तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़कतू भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियोरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़कतू में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छोड़ता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है, वह डर पैदा करती है। उनके सीन कम जरूर हैं, लेकिन असरदार हैं। विपिन शर्मा यानी नीलेश के पिता का काम छोटा लेकिन प्रभावशाली है। जाकिर हुसैन यानी कालिस्टीन एक ऐसा सीन करते हैं जो नीलेश को लड़ने की हिम्मत देता है। सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं। साजिया इकबाल ने धड़कतू से निर्देशन की शुरुआत की है और एक अहम सामाजिक मुद्दे को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है। नीलेश और उसके पिता के बीच का रिश्ता, या वह पल जब नीलेश अकेले में टूटता है, जैसे कुछ सीन प्रभावशाली हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है। किरदारों की बैकग्राउंड समझने में ज़्यादा समय लगने से कहानी का असर थोड़ा कम हो जाता है। कुछ इमोशनल सीन, जैसे कॉलेज में नीलेश के पिता का अपमान, जरूरी होते हुए भी ऑडियंस को भीतर से नहीं झकझोर पाते। फिल्म का संगीत कहानी के साथ मेल खाता है। ये कैसा इश्क, दुनिया अलग, बस एक धड़क और प्रीत रे जैसे गाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत याद नहीं रहते। बावरिया थोड़ा एनर्जी लाता है और मूड बदलता है। तनुष टिकू का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ बहता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना ज़रूरी होता है। धड़कतू की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशन और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक ये बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक ज़रूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। धड़कतू एक अच्छी कोशिश है। इसमें दमदार एक्टिंग है और एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अगर आपने पहले सैराट या पेरिएरुम पेरुमल देखी है, तो यह फिल्म आपको हल्की लग सकती है। अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या सामाजिक विषय पर सोच की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसे एक बार देखा जा सकता है। तमिल सिनेमा के माने हुए फिल्म मेकर मारी सेल्वाराज, उन्होंने 2018 में एक फिल्म बनाई थी, परियेरम पेरुमल। ये जात प्रथा पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म थी। अब उसे करण जौहर ने हिंदी में रीमेक किया। फिल्म का नाम है धड़कतू। जो पहली धड़क थी, वो 2016 में आई मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट का रीमेक थी। खैर, धड़कतू की कहानी एक कथित नीची जात से आने वाले लड़के नीलेश अहिरवार की है। उसने अपने जीवन में जात के आधार पर होने वाले भेदभाव का सामना किया है, इसलिए उसका सपना है कि वो BR अम्बेडकर की तरह वकील बनेगा। इस सिलसिले में वो शहर के लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जो कि अगेन कथित ऊंची जात से आती है। इन दोनों लोगों के बीच प्रेम होता है। उसके आगे क्या होने वाला है, तो अक्खी ऑडियंस को मालूम है। देखने वाली बात यह थी कि वो सब कैसे होता है। इसका जवाब संक्षेप में दिया जाए तो उसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है।
धड़क तो एक ऐसी कहानी कह रही थी जो पहले कही जा चुकी है, इसलिए स्टोरी के लेवल पर तो फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर जो फिल्म बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी मिड है। धड़क 2 का पहला हाफ लव स्टोरी सेट करने में बीतता है। बीच बीच में फिलर के तौर पर जात वाले मसले का जिक्र छिड़ रहा था। इन दोनों को गूंथकर जो फिल्म बनती है वो शायद कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट अलग होता। इस मामले में पहली वाली धड़क बेहतर थी। जिस दौर में सब लोग एक्शन और मास सिनेमा बनाना चाहते हैं, उस वक्त करण जौहर एक सोशल मीडिया फिल्म बना चुके हैं। उस वक्त करण जौहर एक सोशल फिल्म बनाना चुनते हैं। मेकर्स के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ये साजिया इकबाल की पहली फिल्म है जो एक प्रभावशाली डेब्यू करना चाहती थी। वो एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो कहीं जानी चाहिए, मगर इस फिल्म को कुछ इस तरह प्लान किया गया है जिससे मास और क्लास दोनों तबके को टारगेट किया जा सके। दिक्कत की शुरुआत यही से होती है। आप फिल्म बनाइए, कौन देखेगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। अगर कोई बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंचती है, मगर धड़क तो दिमाग से बनी फिल्म है। आप चाहे धड़क 2 को कितनी भी बुरी फिल्म बता दें, मगर उस फिल्म का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिल्म में एक सीन है जिसमें नीलेश की फैमिली को पुलिस वाले परेशान करते हैं। उसके बाद जब विधि नीलेश से मिलती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें अब भी होती हैं। इसके जवाब में नीलेश कहता है, जब तक आपके साथ ना हो तब तक यही लगता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने प्रिविलेज का एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खो नहीं देते या ऐसे किसी से नहीं मिल लेते जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। विधि एक ऐसी फैमिली से आती है जहां उसे सभी ये सब नहीं झेलना पड़ा, जबकि नीलेश का पूरा बचपन इसी भेदभाव के साथ बीता है और अब उसकी जवानी भी इसी में निकल रही है। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, उसके साथ लड़ाई हो रही है। वो बस फाइट बैक कर रहा है क्योंकि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे कहा है, अगर लड़ने और मरने में से कोई एक चुनना हो तो लड़ना चुनना। धड़क तो बहुत सारी हार्ड हिटिंग बातें कहती है, मगर वो बात उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट हो जाती है। ऐसे में ऐसे सारे सीन्स फिल्म में हैं जिन्हें इस तरह से फिल्माया गया कि उसका असर रह जाता है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें विधि के चाचा का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीलेश को पीटता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ये सीन फिल्म के सबसे भयावह सीन्स में से एक है जो आपको चौंकाता जरूर है, मगर आप कुछ महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरवल तक पहुंच जाने के बावजूद फिल्म से आपका वो ऐसा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके पीछे की वजह सिद्धांत और तृप्ति के किरदारों के बीच की केमिस्ट्री है। आपको कभी भी इस बात से पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं होने की नीलेश और विधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हिंदी भाषी फिल्म मेकर्स आज तक सहज नहीं हो पाए हैं, या यूँ कहें कि स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथित नीचे जात के लोग हैं वो गोरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने नायक के चेहरे पर काला मेकअप पोत देते हैं। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के चेहरे पर पूरी फिल्म में आपको यह चीज़ दिखती रहती है, खटकती रहती है। आप क्रांतिकारी सिनेमा बनाने निकले हैं, मगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 में भी देखने को मिली थी। उसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी आदमी का रोल किया था। उनके चेहरे पर भी इसी तरह का मेकअप किया गया था। एक तरफ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं और उसी फिल्म में आप अपने एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉन्च कर दिया। धड़क तो किसी भी हिस्से में उस दर्जे की फिल्म नहीं लगती जो पेरियरम पेरुमल है, मगर कोशिश करने के लिए मेकर्स को पूरे अंक मिलने चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश अहिरवार का रोल प्ले किया है। सिद्धांत बतौर एक्टर खुद को साबित कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनका काम इफेक्टिव है। ये फिल्म में उनकी सीवी मजबूत करती है, मगर विधि के रोल में तृप्ति का काम मुझे बेहतर लगा क्योंकि वह जटिल किरदार है। मैं उसे तृप्ति का बेस्ट काम तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनसे और उम्मीदें हैं। विधि के कजिन रानी का रोल साध बिलग्रामी ने किया है। उन्हें अपने पंचायत में सचिव के दोस्त के रोल में देखा है। टिपिकल कैरेक्टर होने का बावजूद वो इम्प्रेसिव लगते हैं। सौरभ सचदेव ने एक साइको का रोल किया है जिसे लगता है कि जो लोग कथित नीची जात के हैं वो समाज की गंदगी हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए, मगर वो रोल बड़ा अधपका सा लगता है। धड़क तो एक ज़रूरी मसले पर बनी बेहद ज़रूरी फिल्म है, मगर वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। क्लाइमैक्स फिल्म का इकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट करता है, मगर किसी फिल्म को नकारने के लिए भी उसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए।
साल 2018 में आई थी फिल्म धड़क। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। हालांकि उस फिल्म को पसंद किया गया था, लेकिन वह सैराट की बराबरी नहीं कर पाई थी। धड़क 2 का धड़क से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी स्पिरिचुअल सीक्वल पुरानी फिल्म से प्रेरित या प्रभावित है। इस फिल्म में एक नई कहानी में एक नई जोड़ी को पेश किया गया है। हालांकि धड़क 2 भी फिल्म धड़क की तरह रीमेक फिल्म है। यह हिट तमिल फिल्म पेरियेरुम पेरुमल की रीमेक है। फिल्म धड़क 2 की कहानी भोपाल की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाले नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है। अपने दोस्तों के साथ शादी फंक्शनों में ढोल बजाने वाले नीलेश और उनके साथियों को एक दिन पुलिस झूठे मामले में थाने ले जाती है। अपने और अपने साथियों के हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वह वकील बनने की ठान लेता है। नीलेश एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की विधि भरद्वाज यानी तृप्ति डिमरी से होती है। नीलेश को जात पात में यकीन नहीं करने वाली विधि अच्छी लगती है। वही विधि को नीलेश का बेबाक अंदाज भा जाता है। वह उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगती है। नीलेश को अपने परिवार से मिलवाने की खातिर विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ पर नीलेश के साथ विधि की नज़दीकियाँ उसके घर वालों को पसंद नहीं आती। नीलेश को सबक सिखाने की खातिर विधि का भाई अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से धुनाई कर देता है। इस घटना से हताश नीलेश विधि से दूरी बना लेता है, लेकिन विधि उसको उतना ही प्यार करती है। हालांकि यह मामला यही खत्म नहीं होता। क्या नीलेश और विधि जात के सामाजिक बंधन तोड़ पाते हैं? यह जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाली साजिया इकबाल ने राहुल के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी भी है। फिल्म के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव से जुड़े बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है। फिल्म की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है। इंटरवल तक फिल्म सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ती है और आपको इस सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जटिलताओं से रूबरू करती है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी व स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि साजिया इकबाल ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्दे पर उतारने का साहस किया है, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की कमजोरी के कारण वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। हालांकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन इसका संगीत भी इसका कमजोर पक्ष है। अगर बात कलाकारों की एक्टिंग की करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है। सामाजिक रूप से पीड़ित लड़के के रोल में वह जचे हैं। वही तृप्ति डिमरी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। हालांकि एक्टिंग के मामले में सिद्धांत उन सभी पर भारी पड़े हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। अगर आप कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म समझकर सिनेमा जाने की गलती ना करें। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोच में बदलाव आज भी अधूरा है। सिनेमा समाज का आईना होता है, और जब कोई फिल्म जातिवाद जैसे गंभीर विषय को उठाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। धड़क 2 भी एक ऐसी ही कोशिश है। यह फिल्म तमिल क्लासिक पेरियेरुम पेरुमल से प्रेरित है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता है। फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की है, जो एक दलित परिवार से है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि यानी तृप्ति डिमरी से, जो ऊंची जात से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के सपने, लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। यह कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जात की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में यह स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वही धड़क 2 में यह थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को पूरी सच्चाई से निभाया है। उन्होंने मर्द, गुस्से और चुप्पी को संतुलित ढंग से पेश किया है, जिससे ऑडियंस उनसे जुड़ जाती है। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में जब वह टूटते हैं या खुद से लड़ते हैं, तब उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के किरदार में अच्छी कोशिश की है। शुरुआत में उनका किरदार आत्मविश्वासी लगता है, वह थोड़ा पीछे छूटता दिखता है। स्क्रिप्ट उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका नहीं देती। सौरभ सचदेव फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने विलन का किरदार बिना ज़्यादा डायलॉग के निभाया है। उनकी आंखों में जो खामोश नफरत है